हेलो बच्चों, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव समाज शास्त्र में आज आपको जनजातीय सामाजिक संगठन के विषय में बताऊंगी। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे लेक्चर्स आपको अनवरत बिना रुके हुए मिलते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। तो बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है जनजातीय सामाजिक संगठन, ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सामाजिक संगठन क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो जैसा कि बच्चों दुर्खीम ने भी कहा था कि सामाजिक संगठन की अवधारणा, सामाजिक संगठन की अवधारणा किसी भी व्यक्ति के जीवन को नियमित करने वाले सामाजिक मूल्यों, नैतिकता की धारणा को लेकर दुर्खीम ने इसको स्पष्ट किया था। बच्चों, इसका तात्पर्य है यदि किसी समूह में कुछ विशेष सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक नियमों के द्वारा किसी समाज में यदि कुछ सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक नियमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने के प्रयत्न किए जा रहे हों तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ एक विशेष सामाजिक संगठन है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आदिवासी समाजों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि आदिवासी समाजों में संगठन हमारे सामाजिक संगठन से इस अर्थ में भिन्न है कि एक ओर यह अपनी प्रकृति में बहुत सरल है तो दूसरी ओर इसके अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण का पक्ष उतना संस्थागत नहीं है। बच्चों, हर्ष कोविट्स ने कहा है कि आदिवासी समाजों के संदर्भ में सामाजिक संगठन का तात्पर्य उन समस्त संस्थाओं के संकुल से, संकुल माने इकट्ठा होना, बंच, जो समाज में स्त्रियों एवं पुरुषों की परिस्थिति का निर्धारण करती है तथा समाज में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। तो बच्चों, ये तो आदिवासी समाजों में सोशल ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति हुई। तो आदिवासी समाजों का जो सामाजिक संगठन है, जो जनजातीय समाजों का सामाजिक संगठन है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइब सोसाइटी का बनता है, उसमें पहली उसकी विशेषता क्या है? पहली है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था। बच्चों, आदिवासी समाजों में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पहले बहुलता से पाई जाती थी, लेकिन अब कुछ ही जनजातियों जैसे खासी तथा गारो में जनजातीय मातृ जो व्यवस्था पाई जाती है, सामाजिक व्यवस्था, वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था के उसकी संरचना के काफ़ी निकट मानी जाती है। ये खासी तथा गारो जनजाति में पाई जाती है। और बच्चों, इस जनजाति में जहाँ पे मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, उन जनजातियों में वहाँ के देवता भी स्त्रीलिंगीय होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये पहली क्या थी? जनजातीय सामाजिक संगठन की व्यवस्था में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा क्या है? वंश समूह, लीनेज। तो बच्चों, वंश समूह से तात्पर्य, वंश समूह से क्या तात्पर्य है कि समान रक्त से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह को वंश समूह कहते हैं। समान रक्त से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह को वंश समूह कहते हैं जो परिवार से बड़ा लेकिन गोत्र समूह से छोटा होता है।
और जिसके एक पूर्वज से संबंधित माने जाते हैं ये, और अनेक पीढ़ियों में रक्त संबंधियों का समावेश होता है, उसी को हम वंश समूह कहते हैं। बच्चों, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि एक समय विशेष में किसी व्यक्ति की जीवित संतानों से ही वंश समूह का निर्माण होता है। बच्चों, हावेल ने भी इसके विषय में वंश समूह को एक्सप्लेन करते हुए कहा, उसकी डेफिनेशन दी है कि वंश समूह किसी ऐसे अज्ञात संस्थापक पूर्वज की संतानों का वह एक पक्षीय और विस्तृत नातेदारी समूह है जो पिछले 5 या 6 पीढ़ियों से अधिक विस्तृत नहीं होता। यह पूर्वज कोई काल्पनिक पौराणिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि यह वास्तविक व्यक्ति होता है। मीन्स जो वंश समूह के व्यक्ति होते हैं वो पूर्वज उनका वास्तविक होता है, उनकी इमेजिनेशन नहीं होती है, जैसा कि वो टोटम में मानते हैं। तो बच्चों, अगर वंश समूह की विशेषता देखी जाए तो इसमें एक सामान्य तथा वास्तविक पूर्वज होता है, एक पक्षीय समूह होता है इसका, और समरक्त समूह होता है, अनेक पीढ़ियों का समूह होता है। तो इसकी ये सामाजिक संगठन मिलके जो बनता है वो वंश समूह था। तीसरी विशेषता है गोत्र, जिसको क्लैन भी कहते हैं। तो बच्चों, क्लैन क्या होता है? जनजातीय सामाजिक संगठन में गोत्र एक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि साधारणतया जब अनेक वंश समूह अथवा संबंध अपने किसी ही एक ही पूर्वज, चाहे वह काल्पनिक ही क्यों ना हो, उसको मानने लगते हैं, तब इसी बड़े समूह को, जैसे कोई भी पूर्वज हो, चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक, जब उसको एक बहुत बड़ा सा वंश समूह ग्रुप मानने लगता है तो उसी को गोत्र कहा जाता है कि इस गोत्र से संबंधित सारे व्यक्ति इस समूह के हैं। तो बच्चों, गोत्र की परिभाषा मजूमदार तथा मदान ने भी दी है। मजूमदार तथा मदान ने बताया कि एक गोत्र कुछ वंश समूहों का वह योग अथवा संगठन है जो अपनी उपज एक काल्पनिक पूर्वज से मानता है, और यह पूर्वज मानव के समान, पशु, पौधा और यहाँ तक कि एक निर्जीव पदार्थ भी हो सकता है। तो गोत्र जो है, जो जनजातियों में है, वो किसी निर्जीव पदार्थ को भी एक गोत्र का से संबंधित अपने को मान सकते हैं। तो गोत्र की विशेषता क्या होती है? ये सामान्य पूर्वज से संबंधित होते हैं, उत्पत्ति मानते हैं, बहिर्विवाही समूह होते हैं। मीन्स एक ही गोत्र में ये लोग शादियां नहीं करते हैं। फिर एक पक्षीय समूह होता है, एक विशेष नाम होता है। ठीक बच्चों, तो ये तो गोत्र के जो है गोत्र था आपका। फिर आपका है फ्रेटरी अथवा गोत्र समूह। आपकी अगली विशेष सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण बात क्या है जनजातीय संगठन की? फ्रेटरी अथवा गोत्र समूह। तो फ्रेटरी अथवा गोत्र समूह किसको कहते हैं? बच्चों, जिस प्रकार अनेक परिवारों तथा वंश समूहों से एक गोत्र का निर्माण होता है, अनेक परिवारों तथा गोत्र समूहों से वंश समूहों से एक गोत्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार अनेक गोत्रों की संयुक्तता, मीन्स जब कई गोत्र समूह एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको गोत्र समूह अथवा फ्रेटरी कहा जाता है। अनेक बच्चों, फ्रेटरी से आशय है जब अनेक गोत्र समूह एक साथ संयुक्त हो जाते हैं तो उसे गोत्र समूह अथवा फ्रेटरी कहा जाता है। तो बच्चों, डॉक्टर दुबे ने कहा था कि संगठन के दृष्टिकोण से कभी कभी कुछ गोत्र मिलकर जब एक बृहत समूह का निर्माण कर लेते हैं तब इस समूह को ही हम गोत्र समूह अथवा फ्रेटरी कहते हैं।
बच्चों कभी कभी जनजातियों में 100 से अधिक गोत्र समूह पाए जाते हैं। जैसे आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति में 69 गोत्र हैं जो 4 गोत्र समूहों में विभाजित है, जिसको आप फ्रेटरी भी कह सकते हैं। इसमें येरकेन सगा, सारबेन सगा और सिबेन सगा तथा नालबेन सगा, ये गोत्र समूहों के नाम हैं जनजाति में, आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति में। लेकिन जब ये संयुक्त रूप से एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो इनको गोत्र समूह या फ्रेटरी कहा जाता है। ठीक, तो ये सामाजिक संगठन की अगली बात थी। फिर है अर्धांश तथा द्विदल संगठन। अर्धांश तथा द्विदल संगठन, मोइटी एंड ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों यदि किसी जनजाति में अर्धांश तथा द्विदल क्या है? जब किसी जनजाति में सभी गोत्र अथवा गोत्र समूह 2 मुख्य भागों में संगठित होते हैं। जैसे बहुत 69 गोत्र समूह हैं लेकिन उसको 2 भागों में बराबर बांट दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में दोनों भागों को हम एक एक अर्धांश अथवा द्विदल संगठन कहते हैं। मीन्स अर्धांश मीन्स आधा अंश इधर और आधा इधर, उसी को मिला के द्विदल संगठन, दोनों को मिला के द्विदल संगठन बनता है। तो जब कई गोत्र समूहों को 2 भागों में विभाजित करके और उनको जो है एक अंश को, दोनों अंश को अर्धांश, एक अंश इधर चला, आधा अंश इधर चला जाता, आधा इधर, फिर दोनों को मिला के द्विदल संगठन बनता है। तो ये अर्धांश तथा द्विदल संगठन कहलाता है। बच्चों जनजातियां क्या होती हैं कि पहाड़ों, समुद्रों, पठारों के किनारे रहती हैं, तो उसमें कभी कभी भौगोलिक स्थिति के कारण भी वे अर्धांश तथा द्विदल संगठनों में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रत्येक अर्धांश के सदस्य अपने को एक दूसरे अर्धांश से श्रेष्ठ मानते हैं, कभी शारीरिक भिन्नता के आधार पर, कभी बौद्धिक भिन्नता के आधार पर, और वो अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये तो था बच्चों जनजातियों के सामाजिक संगठन में क्या क्या चीज़ें महत्व रखती हैं। अब बच्चों आपका आया है जनजातियों का विवाह, कि विवाह क्या कैसे उनके यहाँ कैसे उनके यहाँ विवाह संबंध स्थापित होते हैं। तो ट्राइबल मैरिज कैसे, तो पहले उसके सबसे पहले हम विवाह का अर्थ जानेंगे। तो बच्चों विवाह का क्या अर्थ है कि जैसे हॉवेल ने कहा, विवाह सामाजिक आदर्श नियमों का एक संकुल है। विवाह सामाजिक आदर्श नियमों का एक संकुल है जो विवाहित व्यक्तियों को के संबंधों को स्वयं एक दूसरे के प्रति, रक्त संबंधियों के प्रति, नातेदारों तथा समाज के प्रति परिभाषित करता है और उन पर नियंत्रण लगाता है। ठीक बच्चों, तो ये है विवाह का अर्थ, जहाँ व्यक्ति विवाह संबंधों के द्वारा एक साथ रहता है और संतानों की उत्पत्ति के द्वारा वंश की वृद्धि करता है। ठीक बच्चों, तो इसके बाद ये तो विवाह का अर्थ हुआ। अब जनजातियों में विवाह संबंधी क्या नियम है और क्या निषेध है, उनके रूल्स क्या हैं और टैबू क्या हैं। तो उनके पहला नियम क्या है, कौटुंबिक व्याभिचार निषेध। कौटुंबिक क्या, जो उनके परिवार के सगे संबंधी होते हैं, जो उनके परिवार में रक्त संबंधी या 1-2 पीढ़ियों के सदस्य होते हैं, उसमें शादियां करने पे निषेध होता है, वो उसको टैबू करते हैं। मीन्स कि हम लोग वो जनजाति जो है अपने विवाह उसके अंदर, अपने परिवार के अंदर अपने वैवाहिक संबंधों की स्थापना पर कठोर नियंत्रण लगाते हैं। जैसे भाई बहन और माता पिता और इनकी संतानों के बीच कभी भी शादियां नहीं हो सकती। तो कौटुंबिक व्याभिचार निषेध ये जनजातियों के विवाह का संबंधों का सबसे पहला नियम है। फिर दूसरा है बहिर्विवाह, एक्सोगेमी। इसको बहिर्विवाह को एक्सोगेमी कहते हैं। तो बहिर्विवाह बच्चों क्या है, बहिर्विवाह से उस नियम का बोध होता है, बहिर्विवाह से उस नियम का बोध होता है
जिसमें एक समूह के सदस्य के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो अपने से भिन्न समूह से ही अपना जीवन साथी ढूंढे। मतलब वो अपने गोत्र समूह, फ्रेटरी समूह, अर्धांश या द्विदल संगठन से बाहर ही शादियां कर सकता है। बहिर्विवाह से आशय यही। अंतर्विवाह, एनोगेमी। अंतर्विवाह से आशय ये है बच्चों कि जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करना अनिवार्य होता है। और ऐसा इसलिए कि जैसे वो समूह चाहे एक जनजाति के रूप में हो अथवा अर्धांश या मोइटी के रूप में हो, और उसके बाहर विवाह करना जनजातियों को अपने नियमों का उल्लंघन माना जाता है। किसी किसी जनजाति में ये व्यवस्था पाई जाती है। जैसे भारत की टोडा जनजाति में, वहाँ इस व्यवस्था को, जो सभी गोत्र अर्धांशों में विभाजित हैं जिनको तारथातोर व तिवातियल कहा जाता है, उसमें आपस में ही शादियाँ होती हैं और उसके बाहर शादी करने पे उसको उनकी मर्यादा या नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ठीक, तो बच्चों ये जनजातियों के विवाह संबंधी नियम और निषेध थे। अब जनजातियों में विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो जनजातियों में विवाह के प्रकार में पहला है एक विवाह। मीन्स इसमें एक पुरुष या एक स्त्री एक ही विवाह कर सकता है, तो एक विवाह के अंतर्गत आता है। फिर आपका है बहुविवाह। बहुविवाह में कई पत्नियां और कई पति हो सकते हैं एक स्त्री या पुरुष के। फिर है आपका बहुविवाह में बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं। फिर बहुपति विवाह, इसी तरह एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं जिनसे वो शादी कर सकती है, और प्रत्येक जनजाति में अलग अलग व्यवस्था ये पाई जाती है। फिर समूह विवाह। समूह विवाह के अंतर्गत जैसे एक स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है तो पूरे समूह के वो पत्नी मान ली जाती है, तो ये समूह विवाह के अंतर्गत आता है। फिर है सीमित विवाह। उसके अंतर्गत आता है कि एक व्यक्ति किसी जनजाति में एक व्यक्ति एक या दो व्यक्तियों से ही शादी कर सकता है। उसको उतनी ही उसके नियम ऐसे बनाए जाते हैं कि व्यक्ति एक या दो शादियां ही कर सकता है। इसके बाद बच्चों आता है आपका असीमित। असीमित मीन्स आप कितनी भी शादियां, जितनी आपकी क्षमता हो, आप पालन पोषण बच्चों का कर सकते हो तो आप उतनी शादियां कर सकते हैं। ये बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत आएगा। फिर बहुपति विवाह में भ्रातृ बहुपति विवाह मीन्स एक लड़की की अगर शादी होती है, इसके बाद वो उसके सभी भाइयों के से शादी कर सकती है। कई कई जनजातियों में एक व्यक्ति से शादी करने के बाद वो सारे भाइयों की पत्नियां मानी जाती हैं। फिर है अभ्रातृ बहुपति विवाह मीन्स बिना, जैसे एक स्त्री की शादी किसी एक पुरुष से होती है, लेकिन उसके अलावा वो अपने पति के भाइयों के अलावा दूसरे व्यक्तियों से शादी कर सकती है। ये जनजातियों में विवाह की प्रकार या व्यवस्था पाई जाती है और इसी नियम का वो लोग पालन करते हैं, और जो उनको निषेध बताए गए उसका वो लोग कठोर रूप से पालन करते हैं। तो ये तो था आपका जनजातीय विवाह। अब बच्चों आपका आएगा जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था, कि जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था क्या है। तो नातेदारी क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नातेदारी किसे कहते हैं। तो नातेदारी के व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों समाज में मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध आते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। कल्पित मीन्स कभी मुंह बोले भाई होते हैं, कभी बहन होती है, तो ये कल्पित मान लिए जाते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा स्वीकृत वे सभी संबंध आते हैं जो कल्पित अथवा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। तो ये तो था नातेदारी का आशय। जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था क्या है? तो पहला इसका प्रकार है। तो जनजातियों में पहला रक्त संबंधी नातेदारी, जिसमें भाई बहन
भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ये सारे वे उसमें के अंतर्गत आते हैं। विवाह संबंधी इसमें पत्नी आती, साला साली, ये सारे लोग विवाह संबंधी नातेदार माने जाते हैं। फिर श्रेणियाँ आती हैं जनजातियों में। प्राथमिक नातेदार माता पिता होते हैं। द्वितीयक नातेदार पिता का पिता मीन्स दादाजी माने जाते हैं। और तृतीयक नातेदार हमारे मौसी, बुआ, चाचा, ये लोग माने जाते हैं। बच्चों इसके बाद आती हैं संज्ञाएं कि नातेदारियों की क्या संज्ञाएं हैं, किनशिप टर्म्स इनको कहते हैं। तो पहला क्या है, वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं। तो संज्ञाओं का से आशय बच्चों ये है कि जिस संबोधन से, जिस शब्द से पिता को संबोधित किया जाता है उसी शब्द से पिता के भाई और माता के भाई को भी संबोधित करने का प्रचलन है। इसीलिए वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं में ये श्रेणियाँ आती हैं। मीन्स जिस शब्द से, जैसे मान लीजिए पिता को पिता कहते हैं तो उसी शब्द से हम माता के भाई को भी संबंधित करते हैं और माँ को कहते हैं। जब एक ही संज्ञा, बच्चों वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं से आशय है जब एक ही संज्ञा अथवा संबोधन के द्वारा, एक ही संज्ञा अथवा संबोधन के द्वारा एक वर्ग के अनेक लोगों को संबोधित किया जाता है, तब ऐसे संबंध संज्ञा को हम वर्गीकृत संज्ञा या किनशिप टर्म्स कहते हैं। तो दूसरा क्या है आपका, विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं। बच्चों विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं के अंतर्गत जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोई वर्ड होता है या शब्द होता है, वो हम किसी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माँ को ही माँ कहते हैं, पिता को ही पिता कहते हैं। तो ये केवल कुछ एक दो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे नाते, जैसे पत्नी को पत्नी कहते हैं, हम सबको कोई पत्नी नहीं कह सकता। तो इसीलिए विशिष्ट नातेदारी संज्ञाओं के अंतर्गत ये सब श्रेणियां आती हैं कि एक शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए ही, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद बच्चों आती है नातेदारों में रीतियाँ, किनशिप यूजेस। इसमें जनजातियों में नातेदारों की क्या क्या रीतियां हैं। तो पहला क्या है, परिहार। परिहार शब्द से आशय है बच्चों दूर होना। तो इसमें कौन से रिश्ते आते हैं, जैसे जेठ है, ससुर है, जनजातियों में व्यवस्था, इनसे दूरी बना के रखी जाती है, उनको परिहार कहते हैं। फिर परिहास, इसको जोकिंग रिलेशंस कहते हैं, जिसमें जीजा, साली, दामाद। माध्यमिक संबोधन किस किस के लिए होता है, माध्यमिक संबोधन से है कि इसके में आशा की जाती है कि कोई व्यक्ति किसी का डायरेक्ट नाम ना ले, जैसे हमारे समाज में भी कहा जाता है उनके भाई, उनके पापा, तो ये माध्यमिक संबोधन होता है। मातुले, इसमें क्या होता है, ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित माना जाता है। फिर पितृ भगिनी परिवार, फिर पिता के परिवार में भगिनी मीन्स बहन का सबसे ज़्यादा अधिकार माना जाता है। सह प्रसविता या सहकष्टी, इसमें जनजातियों में होता है जब पत्नी कोई प्रेग्नेंट होती है तो पति को वो सारी चीज़ें करनी होती है जो एक पत्नी अपने प्रसव के दौरान करती है, तो ये सह प्रसविता, ये सहकष्टी कहा जाता है। तो बच्चों ये जनजातियों के सामाजिक संगठन था, नातेदारी व्यवस्था थी, उनके विवाह के प्रकार या उनके विवाह के क्या स्वरूप थे। तो आज के लिए इतना ही और आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लेकिन उसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।